हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो आज़ादी के बाद में जो पांचवी लोकसभा थी उसके कंप्लीट होने के बाद में जो छठवीं लोकसभा है उसकी बात करेंगे। क्योंकि जो पिछली लोकसभा का कार्यकाल था उसके अंदर आप देखते हैं कि जो पांचवी लोकसभा का कार्यकाल है उसमें 1 साल की अवधि ज़्यादा बढ़ाई गई थी। आप देखते हैं कि वो 6 साल का कार्यकाल था, 5 साल का ना होके। और अब जो छठवीं लोकसभा का कार्यकाल है ये 1977 से लेके 1979 तक है। 1977 से 1979 तक का कार्यकाल क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजन था, हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पिछले कार्यकाल में हमने पढ़ा कि जिसमें इमरजेंसी जैसी घटनाएं हुई उसमें आप देखते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। इसके अलावा कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनके अपोजिट में कई सुधार भी हुए और कई सारी घटनाएं जो नेगेटिव फॉल्ट में भी गई, क्योंकि लोगों के लिए, क्योंकि जैसे गरीबी हटाओ का तो मामला था, लेकिन आप देखते हैं कि इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी के दौरान फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको फिर जबरन उठाया गया, फिर फंडामेंटल जो राइट थे उनका उल्लंघन हुआ। इसके अलावा आप देखते हैं कि और सारी कई घटनाएं हैं जिसके अंदर जो लोगों का जो नजरिया है वो सरकार को लेके एक अलग माहौल बना। और उसके बाद फिर जो नई सरकार बनती है जो मोरारजी देसाई की, ठीक है, जनता दल से, और फिर वो प्रधानमंत्री बनते हैं। एक जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु होती है। ऐसी कई जो घटनाएं हैं वो होती है। इसके अलावा पिछले में आप देखते हैं तो जेपी आंदोलन होता है बिहार के अंदर, और आप देखते हैं कि उसका और कई सारी घटनाएं होती है। एक रेल हड़ताल होती है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे घटनाक्रम जो है ऐसे पृष्ठभूमि तैयार करते हैं नेक्स्ट जो चुनावी जो मुद्दे हैं उनको, ठीक है। हम लोग आज बात करेंगे जो छठवीं लोकसभा है, इसमें जो लोकसभा का कार्यकाल है उसको लेके, उसमें कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, कौन सी राजनीतिक पार्टी, किसका हिस्सा कितना है, किसकी भागीदारी कितनी है, बहुमत में कौन है, क्यों हारी, क्या कारण है। इसके अलावा आप और देखते हैं तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक जो उथल पुथल है इसने भारत की आर्थिक और सामाजिक और जो आप देखिए राजनीतिक पृष्ठभूमि है इसको कैसे चेंज किया। क्या ग्लोबल नेशन में जो भारत का जो स्थान है उसमें कैसे कनेक्टिविटी है उसे दूर रखा गया। पंचवर्षीय योजनाओं में भी कई सारे जो इम्पैक्ट थे, जो योजनाएं बन रही थी उनमें भी आप देखते हैं कि जो इंक्रीज और डिक्रीज का जो सिस्टम है वो देखने को मिलता है। और सरकारों का बनना, सरकारें का कार्यकाल वो पूर्ण नहीं होना, कई सारे जो मुद्दे हैं ये क्या करते हैं कि भारत की जो आर्थिक प्रगति है उसको रोकने में वो जो है एक रोल अदा करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं आगे इसमें, ठीक है। बाकी जैसा कंटेंट आता रहेगा कंटेंट के साथ में क्या करते रहेंगे हम लोग, साथ में पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में अंदर बता दिया कि जैसे जेपी आंदोलन क्यों हुआ, क्या कारण है, थोड़ा क्योंकि प्रश्न में बताया, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स पढ़ेंगे और भारत की आंतरिक जो व्यवस्था पढ़ेंगे हम लोग, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे आजादी के बाद के जो भारत है उसको लेके, ठीक है। तो हम लोग उसमें एक एक पर्सनालिटी की बात करेंगे तब हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने थोड़ा ब्रीफ में बता दिया कि जो ईरान की क्रांति हुई, दूसरा जो अरब के अंदर जो तेल संकट हुआ उसकी वजह से प्राइस बढ़ी, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री है उनका काम क्या है, मनी रोटेशन करना। उनको क्या चीज चाहिए, अभी एक कंट्री हथियार बनाता है तो वो बेचेगा किसको, अब वो अपने एरिया में तो नहीं उसको मारेगा, तो उनको ऐसी जगह चाहिए जहां हथियार बेच सके। और हथियार कोई खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा, किसी से डर होगा तब, किसी से हारने की चेष्टा रहेगी तब, या फिर कोई ना कोई डर का माहौल रहेगा, तो उससे निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ हथियार चाहिए। क्योंकि हथियार केवल किसी देश को नष्ट करने के लिए नहीं, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए भी होता है, ठीक है। तो ऐसे कई आधार हैं जिसके आधार पर अरब कंट्री के अंदर जो गृह युद्ध जैसी घटना हुई, तेल का संकट हुआ, कीमतें बढ़ी, और जो डॉलराइजेशन का जो सिस्टम है वो कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ। कैपिटलिस्ट कंट्री है उन्होंने अपने जो मनी रोटेशन का सिस्टम वो इतना हाई कर दिया। फिर यहाँ पर तेल संकट होने की वजह से जो खाद्यान्न की जो वस्तुएं हैं, इसके अलावा अन्य जो अदर जो मटेरियल है उनकी प्राइस बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, संकट की व्यवस्था उत्पन्न हो गई। और आप देखते हैं कि पहले जब यहाँ पर जो व्यवस्था थी वो एक सोशलिज्म के आधार पर जो व्यवस्था स्टेबल थी, समाजवादी व्यवस्था। अब यहाँ पर जो विदेशी जो मुल्क हैं उनका इंपैक्ट यहाँ पर क्यों पड़ता है, क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि भारत इंपोर्ट जो एक्सपोर्ट कंट्री तो है नहीं उस समय, तो इंपोर्ट कंट्री, क्योंकि अपनी जरूरत के सामान यहाँ खरीदेगा वो, तो जरूरत के सामान तो मेन चीज क्या थी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ऑयल। और ऑयल जो प्रोटेक्शन कंट्री है वो आप देखते हैं सबसे ज्यादा जो ऑयल प्रोडक्शन है वो आप अरब कंट्री में,
और वहां पर फिर जो कैपिटलिस्ट कंट्री है उनका हस्तक्षेप, और दो जो वॉर दो पार्टियां आपस में लड़ रही है, दो कंट्रियों जो विचारधाराओं के बीच में झगड़ा, समाजवादी और कैपिटलिस्ट पूंजीवादी दोनों के बीच में। तो ऐसे कई आधार जो होते हैं हम उनकी वजह से होगा ये। लेकिन भारत के अंदर भी गृह युद्ध जैसी घटना थोड़ा थोड़ा आमतौर पर देखने को मिलता है, लेकिन आप देखते हैं हड़ताल होती है कई सारी घटना में, फिर सरकार का जो तानाशाही जो व्यवस्था है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, कोई भी करा रहा होगा, क्योंकि सरकार राष्ट्र हित के अंदर क्या करती है, फैसले लेती है, जो आम जनता को हो सकता है वो पसंद आए नहीं, डजेंट मैटर ये करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले प्रायोरिटी दी होती है, ठीक है, क्योंकि वो आम जो गोपनीय बातें हैं वो सरकार को, जनता को तो नहीं बता सकती पहले, ठीक है। लेकिन कई ऐसे कदम उठाए गए जिसकी वजह से लोग इनसे नाराज हुए, और बाद में सरकार जो इंदिरा गांधी ने जो इलेक्शन करवाए और उसके बाद में वो आ गए और जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनी, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ये भी जो है सरकार पूर्ण काल तक नहीं चल पाई और बाद में ये जल्दी गिर गई, ठीक है। उसके बाद में फिर और कई सारे लोग आते हैं तो हम उसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं। हाँ भाई, अगर किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और जो है ऑनलाइन एकेडमी पे जाके जो इंट्राएस एकेडमी है वहां जाके आप क्या कर सकते हैं, इसके पिक्चर देख सकते हैं। कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं लोकसभा, ठीक है, पहले जनता का सदन जिसको बोलते हैं, वही कि भारत के संसद का निचला सदन, ठीक है। और छठी लोकसभा जो 23 मार्च 1977 से, डेट का ध्यान रखना भाई, 23 मार्च 1977 से 22 अगस्त 1969, मतलब 2 साल भी नहीं हुआ, ठीक है, तक चलता है। 2 साल थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, ठीक है। 23 मार्च से 23 अगर मान लो कि 77 तक चलते हैं तो 2 साल और कुछ महीने तक ये सरकार चली है। चलिए, फरवरी और मार्च 1977 में चुनी गई थी, ठीक है। और 1971 के भारतीय आम चुनाव के बाद राज्यसभा के, ध्यान रखना इससे पहले वाले की बात है, राज्यसभा के 11 मौजूदा सदस्य छठवीं लोकसभा के लिए जो सदस्य हैं वो चुने गए, ठीक है। जो पिछले में राज्यसभा के सदस्य थे वो इसमें लोकसभा के लिए चुने गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है कि जनता गठबंधन, ठीक है, जो मोरारजी देसाई वाली जो सरकार की है उसकी बात है। 295 सीटें जीतने के बाद में जो पिछली 5वीं लोकसभा की तुलना में 242 अधिक थी, ठीक है। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 को क्या करते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। इस बात का ध्यान रखना भाई, जनता दल से इस बात का भी ध्यान रखना, जनसंघ और जनता दल दोनों अलग अलग है। एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है और एक जो कांग्रेस से टूटकर ये जो पार्टी बनी है ये अलग है, ठीक। चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह की बात है, 28 जुलाई 1979, 28 जुलाई 1979, ठीक है, को इंदिरा गांधी कांग्रेस आई जिसको बोला गया है, ठीक है, के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह मतलब किसके कार्यकाल के बाद में, जो मोरारजी देसाई इनके बाद में कौन बनते हैं, चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 के अंदर को इंदिरा गांधी कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने 20 अगस्त 1979 को इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि आपातकाल के दिनों से इंदिरा गांधी और उनके परिवार के खिलाफ लगे आरोपों को हटाने के लिए तैयार नहीं थे वो, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और उन्होंने राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की क्या कर दी, सलाह दे दी। ध्यान रखना भाई यहां पर कि समय से पहले कौन कौन सी लोकसभा भंग हुई है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। और छठवीं लोकसभा को 22 अगस्त 1979 को राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी द्वारा भंग कर दिया गया। इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। चौधरी चरण सिंह 1980 में क्या होता है कि आम चुनाव के बाद अगली 7वीं लोकसभा के गठन तक, ध्यान रखना, 14 जनवरी 1980 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन के रहते हो। तो पहले कौन थी, आप देखिए इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर आप देखते हैं इसके बाद में जो मोरारजी देसाई के बाद में कौन बनते हैं, चौधरी चरण सिंह और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। और ये पहले भंग हो जाती है, ये ध्यान रखना भाई। और चौधरी चरण सिंह बाद में जो है 14 जनवरी 1980 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री, यदि प्रधानमंत्री किसी कारणवश से अगर पद पे हट जाते हैं तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि उनको ऑप्शन देते हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि आप सरकार बना सकते हैं या फिर आप, ध्यान रखना भाई, डायरेक्ट भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं।
अगर उनको लगता है तो भाई अगर कोई व्यवस्था चल रही है और उस व्यवस्था को अगर स्टेबल करके रखना है तो क्या कर सकते हैं कि बहुमत के आधार पर देख सकते हैं कि यहाँ से जो कनेक्टिविटी है और इस बेसिस पे उनको प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको मौका देते हैं सरकार बनाने का, ठीक है। दोनों पार्टियों को जो अपोजिशन में उनको भी देते हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अगर वो मना करते थे तो दूसरे को मौका देते हैं और दोनों में नहीं होता तो फिर बाद में राष्ट्रपति डिसीजन लेते हैं क्या करना है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह के दौरान, ठीक है। ये देख लीजिए प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहते हैं। फिर बाद में और विपक्ष के नेता कौन रहते हैं? सीएम स्टीफन, ध्यान रखना, साउथ वाले, 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 और 1900 देखो इनके बाद में मोरारजी देसाई के बाद में चौधरी चरण सिंह कार्यवाहक जो है प्रधानमंत्री के तौर पे काम करते हैं 80 तक, ठीक है। ये दल का नाम है और इनकी सीटें हैं, हम लोग देख लेते हैं, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उनका ध्यान रखिए। जो टॉप 10 में जनता पार्टी 295 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी 154 सीट, ठीक है, कितना गैप हो गया देख लीजिए दोनों के बीच में। फिर बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, मार्क्सवादी सीपीआई जिसको बोलते हैं, ठीक है, 22, ठीक है, 22 सीटें। फिर बाद में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र मतलब एआईएडीएमके, ठीक है, 18 सीट, अकाली दल 9 सीट, स्वतंत्र जो पार्टी है वो 9 स्वतंत्र, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी सीपी 7, अनासक्त ये 5 सीटें, किसान और मजदूर पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, 5 सीटें। फिर है क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी भारत में, ठीक है, 4, ये है, ध्यान रखना। अखिल भारतीय जो अग्रणी गुट है 3 सीटें, केरल कांग्रेस 2, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 2, जम्मू एंड कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन इसमें 2 सीटें, द्रविड़ मुन्नेत्र डीएमके ये है 2 सीटें। इसके अलावा झारखंड पार्टी 1 और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी 1 और कुल 542। इस हिसाब से ये सीटों का आवंटन अलॉटमेंट है, ठीक है। छठवीं लोकसभा, इसका कार्यकाल कब से कब तक है? ध्यान रखना 1977 से 1979 हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसमें कौन कौन थे प्रधानमंत्री देख लेते हैं। देखो पहले आम चुनाव की प्रश्नभूमि चुनाव मार्च 1977 में, ठीक है। फिर बाद में प्रश्नभूमि 1975-1977 में का आपातकाल, ठीक है, 1975 से 77 क्या हुआ आपातकाल, और लोकतंत्र की जो बहाली है उसको उसकी मांग की गई, ठीक। महत्व केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई मोरारजी देसाई की, ठीक है, वो भी प्रधानमंत्री बने। चुनाव में शामिल प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से थे? वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। जनता पार्टी संयुक्त विपक्ष के साथ में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, अकाली दल, निर्दलीय और एक्सेट्रा जो भी थे। चुनावी परिणाम क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा देख लेते हैं। विजेता कौन थे? जनता पार्टी, कितनी 295 सीट 242 में से, ठीक है, और लगभग वोटिंग कितना हुआ 41%, ठीक है। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। पराजित कौन हुआ? कांग्रेस, सीटें 154, ठीक है। 1-2 सीटें प्राप्त हुई है, एक जो गठजोड़ करके जो चीजें मिलती है उनका भी ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ये इधर कांग्रेस को 154, मत प्रतिशत लगभग 34%। विशेष सत्य के इंदिरा गांधी मतलब रायबरेली और संजय गांधी अमेठी से, ध्यान रखना। राजीव गांधी, ये इंदिरा गांधी कहां से लड़ती थी? रायबरेली से, ये चुनाव हार गई, और संजय गांधी अमेठी से, दोनों चुनाव हार गए, ठीक है। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मार्च 1977 से जुलाई 1979 जो हमने पढ़ लिया। उपलब्धि क्या? भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, और पद ग्रहण के समय वो सबसे वरिष्ठ आयु के प्रधानमंत्री थे, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सबसे वरिष्ठ क्या था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। कार्यकाल कब तक का? 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982, और विशेष स्वतंत्र भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति, इस बात का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति, ध्यान रखना इस फैक्ट का। उपराष्ट्रपति कौन थे? बीडी जट्टी, ठीक है। कार्यकाल कब था इनका? 1974 से 1979,
लोकसभा के पदाधिकारी में पढ़ लेते हैं। लोकसभा का जो स्पीकर है उनकी अध्यक्ष की बात है के.एस. हेगड़े 1977 से 1979। फिर है लोकसभा का उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर मधु दंडवते। ध्यान रखना भाई, छठा लोकसभा कार्यकाल पढ़ रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? रविंद्र वर्मा। ठीक है, नई लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ये मैंने बता दिया अल्पमत के लिए। और जैसे ही जो लोकसभा का अध्यक्ष आ जाता है, ठीक है, अपना कार्यभार संभाल लेता है, तो बाद में ये हट जाते हैं। ठीक है, ये सबको शपथ दिलाते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़ के, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी सदस्य के रूप में शपथ ले चुके होते हैं। राज्यसभा पदाधिकारी, राज्यसभा का सभापति चेयरमैन कौन होता है? तो देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति कौन थे? उपसभापति है, वही उपराष्ट्रपति होता है भाई। ठीक है, बी.डी. जट्टी। ठीक है, उपसभापति, वाइस चेयरमैन। ठीक है, जी कोडे मुरारी, जी कोडे मुरारी है। ठीक, प्रमुख घटनाएं क्या हुई थी इन दोनों के बीच में? 1977 से 1979 इनके बीच में आपातकाल की समाप्ति हो गई। पहले तो 21 मार्च 1977 डेट याद रखना, आपातकाल समाप्त। फिर बाद में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 वाली घटना हो गई। ठीक है, इसमें क्या हुआ? मौलिक अधिकारों की बहाली की गई, आपातकाल की शक्तियों पर जो सीमाएं वो ला दी गई, और जनता पार्टी में मतभेद हुआ। आंतरिक कलह और सरकार कमजोर हो गई। ठीक है, आंतरिक कलह हो गया। ठीक है, सरकार का पतन जुलाई 1979, मोरारजी देसाई का इस्तीफा हुआ, और छठवीं लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल नहीं चल सका। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, मृत्यु 11 फरवरी 1977 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली मोहम्मद जो अहमद है, इनका निधन हुआ भाई। ठीक है, फिर बाद में यह छठवीं लोकसभा के आरंभ से ठीक पहले हुआ। ध्यान रखना, छठवीं लोकसभा के ठीक आरंभ से पहले हुआ है, छठवीं में नहीं हुआ है। पद पर रहते हुए मृत्यु और दुर्लभ घटना भाई, ध्यान रखना। ठीक है, छठवीं लोकसभा के दौरान पीएम और वीपी की पद पर रहते हुए मृत्यु कोई नहीं हुई। ठीक है, प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है, वो जो उपराष्ट्रपति है, उनकी मृत्यु नहीं हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर क्या है? 1977 वही चीजें जो हमने पढ़ ली है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। आपातकाल के बाद पहला आम चुनाव हुआ, कांग्रेस पहली बार केंद्र से बाहर हुई, मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, नीलम संजीव रेड्डी पहले निर्विरोध जो राष्ट्रपति है वो बने, और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लोकतांत्रिक सुरक्षा का कवच के रूप में आया, और छठवीं लोकसभा समय से पहले भंग 1979। फिर भारतीय राजनीतिक इतिहास 1977 से 1900, इसके अंदर कुछ घटनाएं हुई है वो पढ़ लेते हैं एक बार। 1977 में क्या हुआ देख ले, 21 मार्च 1977 आपातकाल समाप्त हो गया, 25 जून 1975 से लगा आपातकाल समाप्त, मौलिक अधिकार बहाल, वही चीजें हैं, प्रेस पर से सेंसरशिप हटी। ठीक है, मार्च 1977 छठवां लोकसभा चुनाव। ठीक है, जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत, कांग्रेस पहली बार केंद्र की सत्ता से बाहर, और इंदिरा गांधी और संजय गांधी अब जो एक अमेठी से और एक रायबरेली से हार गए। ठीक है, 24 मार्च 1977 को क्या होता है? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, और भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं जनता दल से। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का जो वादा है वो कंप्लीट होता है, और 11 फरवरी 1977 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली मोहम्मद का निधन होता है। हमने ऊपर पढ़ा है, लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा। पद पर रहते हुए मृत्यु दुर्लभ घटना है। ठीक है, 25 जुलाई 1977 नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति के तौर पर बैठते हैं और बने, और स्वतंत्र भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति बनते हैं। ध्यान रखना भाई। ठीक है, 1978 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1978 का, आपातकाल संबंधी प्रावधान में बदलना, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा मजबूत, और अनुच्छेद 20 और 21 को विशेष संरक्षण दिया गया, मतलब ये नहीं हट सकता। ठीक है, कुछ भी हो तो भी नहीं हटेगा ये। ठीक, आपातकालीन, क्योंकि आपातकालीन अत्याचारों की जांच। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं आपातकाल में? कौन कौन सी घटना हुई? सहयोग का गठन हुआ, पहला सहयोग का गठन। ठीक है, इसका एक वीडियो आएगा, कौन कौन से गठन हुए, कौन कौन सी जो समितियां बनी, उन सब के बारे में एक वीडियो में मैं शामिल कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा बन जाएगा। 1975 से 77 की घटनाओं की जांच करना। ठीक है, सहयोग का संबंध किसी 1975 से 77 की घटनाओं की जांच करना, मतलब इमरजेंसी की घटनाओं को जांच करना। पूछ लेगा भाई, सहयोग का संबंध किसी आपातकाल की घटनाओं की जांच करना। राजनीतिक स्थिरता की कोशिश। ठीक है, क्या हुआ इसमें? जनता पार्टी में वैचारिक मतभेद उभरने लगे, नेतृत्व और विचारधारा पर टकराव हुआ। ध्यान रखना। 1979 में क्या हुआ? जनता पार्टी का विघटन हो गया। ध्यान रखना, क्यों? आंतरिक संघर्ष, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह
और जगजीवन राम, ठीक है, इनके आपस में, ठीक है। सरकार कमजोर होने लग गई, किन किन के बीच में आंतरिक संघर्ष? मोरारजी देसाई, फिर बाद में है चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, ठीक है। सरकार कमजोर हुई और जुलाई 1979 में मोरारजी देसाई का क्या हुआ? इस्तीफा मिल गया, बहुमत होने पर पद छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह बाद में क्या हुआ? प्रधानमंत्री बने, ठीक है, कार्यवाहक के तौर पे। अलमत सरकार थी, ठीक है, और लोकसभा में विश्वास मत जो है वो प्राप्त नहीं कर सके। अगर लोकसभा में अगर विश्वास पत्र नहीं प्राप्त होता है तो सरकार गिर जाती है भाई। छठी लोकसभा भंग हो गई, ठीक है, समय से पहले लोकसभा का विघटन। ध्यान रखना भाई कब हुआ है, मैं हर वीडियो के अंदर बताता रहता हूं। मध्यावधि चुनाव की स्थिति बन गई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है? 1977 वापस रिपीट हो जाएगा। 1979 लोकतंत्र की पुनर्बहाली का दौर, पहला गैर कांग्रेसी शासन केंद्र में 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1978, और आपातकाल पर संवैधानिक रोक, फिर सहयोग आपातकाल जांच आयोग है, ठीक है, उसके लिए जनता पार्टी की आंतरिक कलह से सरकार गिर गई, ठीक है, 3 लोगों के बीच में। फिर 1979 में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर, और इस हिसाब से हमारा जो है ये कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं कि जो सीक्वेंस आज जो कंटिन्यू 3 वीडियो मिलेंगे आपको, कौन कौन से? पहला चौथी लोकसभा, 5वीं लोकसभा और 6वीं लोकसभा, ये 3 आपको बैक टू बैक चीजें मिल जाएगी, ठीक है। फिर बाद में 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं 3 या 4 वीडियो एक साथ और मिल जाएंगे आपको, तो 10 तक हो जाएंगे, और टोटल प्रेजेंट समय तक 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर पूरी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। इससे क्या होगा? फिर राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। एक वीडियो राष्ट्रपति का चलेगा, फिर एक उपराष्ट्रपति का, फिर एक लोकसभा के अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, या फिर संसद का देख लेंगे, है ना, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, ठीक है, और जो प्रोटेम स्पीकर इसका, प्रधानमंत्री का मिलेगा। इसके अलावा आप देखते हैं राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे, हाई कोर्ट को पढ़ेंगे, ऐसे करके टोटल चीजें एक वीडियो के अंदर ये चीजें भी आपके साथ में चलती रहेगी। मतलब चीजें आर्टिकल के हिसाब से भी चल रही है और इस हिसाब से एक सेपरेट वीडियो भी आपको मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं? इस जगह आके रिवीजन कर सकते हैं, और इन्हीं आधारों पर आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। मैंने कहा कि चीजें कुछ भी नहीं रहेगी, आप कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मैं डिटेल के साथ भी बताता हूं। हो सकता है कई वीडियो बड़ा बन जाए, लेकिन आप देखते हैं कि आराम से चीजें आपको समझ में आ जाएगी। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आप क्या कर सकते हैं उसको नोट डाउन कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, मैं बताता रहता हूं कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, और बाद में जो लिखने का समय है, क्योंकि मैं लिखूंगा इसमें, तो फिर जो स्लाइड में है मैं एक जगह लिख भी दूंगा, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत। लेकिन इस बात का ध्यान रखें भाई, आप लोग जब इसको पढ़ते हैं तो आप साथ में उसको रिवीजन करते चाहिए। कनेक्टिविटी बढ़ती रहेगी कि पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6वें में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से व्यवस्था हुई, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे ऐड कर लेने चाहिए, ये है। फिर आप लोग बोलते हो कि भाई हम लोग जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आपको 5 फैक्ट आपको दे देगा उधर, ठीक है, और आप क्या करते हैं उसके चक्कर में आइए शॉर्टकट देख लीजिए, उससे एग्जाम नहीं निकलता भाई। भ्रम में मत दीजिए, जिसको एग्जाम देना है वो तरीके से तैयारी करें, ठीक है। तो जो गलतियां हमने की है वो आप ना दोहराएं। हम लोग आपको बता देते हैं कि कहाँ मिस्टेक होती है, आपको कौन सी बात याद रखनी है। भले इस टॉपिक को लोग ना पढ़ाएं या ना कंसिडर करें, पर अगर मान लो कि 1-2 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लेता है तो इस बात का ध्यान रखना, आपके पास बहाने करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। और आपकी कोई गारंटी नहीं ले रहा इस मामले में। आपका खुद का एग्जाम है, खुद की जॉब है, खुद की लाइफ है, आपको खुद तय करना है कि मुझे कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जो चीजें पढ़ा रहा हूं वो आपके सिलेबस से बियॉन्ड नहीं है, पहले चीज तो ये। वो कहां टारगेट करता है मैं वो भी बता देता हूं, देख लेना। जो बोर्ड एग्जाम ले रहा है वो किस मंत्रालय से आ रहा है, तो उसका कार्य आवंटन पूछ रहा है, फिर उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, ठीक है, आप उसको साथ में अटैचमेंट करके पढ़िए। दूसरा, इन जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर कौन कौन से प्रावधान है, कौन कौन से एक्ट आए हुए हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस देख सकते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी उसमें सेक्शंस है, कौन सी धाराएं हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन से हटाए गए, कौन से जोड़े गए, मर्ज किए गए, क्योंकि उसका फोकस है भाई वहां से। वो एक ही क्वेश्चन पूछता है, एक वहां से एक यहां से, लेकिन आप देखते हैं मेरे को कहां से पूछा है। फिर ऐसे क्वेश्चन को जो बड़े क्वेश्चन आते हैं, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना सरल होगा। फिर बता रहा हूं, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना सरल होगा,
और जो क्वेश्चन आपके टॉपिक से रिलेवेंट नहीं उसको इतना आसान होता है सोल्व करना। कैसे होता है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।